हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्लस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आज अपना सीईटी का एक पेपर हुआ था, जो पहली जो पारी थी उसका प्रथम पारी का जो पेपर था, आज अपन जो बात करेंगे उसके आंसर की यानी कि एकदम जो सटीक आंसर की है उसकी बात करेंगे। आज अपन ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, अपन उधर उधर की बातें भी नहीं करेंगे और क्वेश्चनों को देखेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन था अपना कि अपन बात करेंगे राजस्थान भूगोल की, ठीक है सबसे पहले। और राजस्थान के भूगोल में ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया। तो ये जो विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 है, ये आबू धाबी के अंदर या यूई के अंदर स्टार्ट किया गया, शुरू किया गया, आयोजित किया गया। ठीक है, ये 16 से 18 अप्रैल 2024 को आयोजित किया गया। और ये कौन सा संस्करण था? 16वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 16वां संस्करण था। ये चीज अपने को याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि फसलों के सबसे उपयुक्त रूप से मेल किए गए जोड़े को चुनिए। अपने को यहां सबसे उपयुक्त जो जोड़ा दे रखा है उसको चुनना है। तो जो चावल है ये रबी की फसल नहीं, खरीफ की फसल है। किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। तो इसकी ये जो किस्म है बासमती, ये चावल की ही होती है, लेकिन ये फसल जो दे रखी है रबी की दे रखी है। वैसे है चावल किसकी? खरीफ की फसल। आगे अपन बात करें कि जो मक्का है, तो मक्का भी खरीफ की फसल है, न कि रबी की फसल। आगे अपन बात करें कि चावल खरीफ की फसल है, लेकिन ये जो शक्ति ये सरसों की है। सरसों की किस्म है, हाइब्रिड किस्म है सरसों की शक्ति। ठीक है, अपने पास एक ऑप्शन बचता है गेहूं। तो जो गेहूं है रबी की फसल है और इसकी जो सोनारा किस्म पाई जाती है या देखने को मिलती है, जो उत्तम किस्म है, सोनारा 68, सोनारा 64, इस प्रकार से गेहूं की किस्म पाई जाती है। तो यहां पर अपने को उपयुक्त रूप से जो मेल किए गए जोड़े में से उपयुक्त चुनना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आगे अपन बात करें कि जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या है। तो जो जैसलमेर का जो प्राचीन नाम है ये मांड है। क्या है? मांड। यानी कि जैसलमेर में जो मांड गायिका थी उसके आधार पे क्या रखा था? उसका मांड। और मांड के चारों ओर का जो क्षेत्र है उसको वल कहते हैं। क्या कहते हैं? वल कहते हैं। जो हाड़ौती है, तो हाड़ौती जो कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाला जो क्षेत्र है वो हाड़ौती के अंदर आता है। शेखावाटी जो सिक्कर चूरू झुंझुनू वाला जो क्षेत्र है उसे शेखावाटी कहते हैं। और जो वागड़, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वाला जो क्षेत्र है उसे वागड़ के नाम से जानते हैं। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वनों के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। यानी कि अपने को उपोष्ण कटिबंधीय, तो जो राजस्थान के अंदर उपोष्ण पर्वतीय वनों के बारे में अपने को बात करनी है। तो उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन केवल राजस्थान के माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये राजस्थान के माउंट आबू क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। इसी से रिलेटेड एक और दे रखा है यहाँ पे कि यह वन सिरोही में भी पाए जाते हैं, जो कि राजस्थान में स्थित है। तो बिल्कुल माउंट आबू कहाँ है? अपने राजस्थान के अंदर है। और राजस्थान में कहां? सिरोही जिले में है। तो ये बात तो दोनों सही है। इन वनों में हरियाली स्थायी रूप से उपलब्ध रहती है, क्योंकि यहां वर्षा मिलती रहती है, तो यहां पर हरियाली मिलती रहती है, हरियाली वहां पर रहती ही है। आगे दे रखा है कि यह वन केवल राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। तो ये केवल राजस्थान और उत्तर प्रदेश में नहीं, दक्षिणी भारत के अंदर भी देखने को मिलते हैं, मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलते हैं। तो इसमें से अपने को असत्य कथन का चयन करना है। इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, आगे अपन बात करें कि निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो भौगोलिक जो क्षेत्र है अपना, ये पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है। यानी कि कुल राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का 61.11%, कितना? 61.11% केवल पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान का भाग है। तो इसमें सबसे बड़ा जो भौगोलिक क्षेत्र है अपना कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र। जो भड़ला सोलर पार्क राजस्थान के किस स्थान में है? तो जो जो सोलर पार्क है ये राजस्थान के अंदर अगर अपन बात करें तो राजस्थान में फलोदी के अंदर है। अगर नए जिलों के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो कहां है? फलोदी के अंदर।
ठीक है, यहां ऑप्शन में फलोदी है नहीं, तो इसका जो आंसर आ जाएगा जोधपुर। इसलिए बच्चों ध्यान से देखना कि जो नए क्वेश्चन हैं उनके आधार पे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं किए गए। जो पुराने वाला जो जिला दे रखा है उसी के बारे में क्वेश्चन दिया गया है, उसी का ऑप्शन दिया गया है, तो उन्हीं को ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, तो जो भड़ला सोलर पार्क है ये राजस्थान के अंदर फलोदी में है, और फलोदी कहां, जोधपुर के अंदर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि किस क्रांति के प्रसार से भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम हुआ था। तो जो हरित क्रांति थी, इसका जो आंसर है हरित क्रांति। तो भारत के अंदर जो हरित क्रांति है ये 1966-67 में लागू होती है, और यह है केवल एक जो खाद्यान्न फसलें अपने गेहूं और चावल इसके लिए उपयोग में ज्यादा ली गई थी। ठीक है, हरित क्रांति। इसके जो किस्म है, इसको उन्नत बीज जो तैयार किए गए हैं उनके लिए यह गेहूं और चावल के लिए ज्यादा हरित क्रांति का। तो किस क्रांति के प्रसार से भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम है, तो हरित क्रांति में। ठीक है, और हरित क्रांति के भारत के जो जनक है स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि माही बजाज सागर परियोजना निम्नलिखित में से भारत के किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। तो माही बजाज सागर परियोजना, तो यह है माही नदी पर। कहां है, माही नदी पर। और ये माही नदी जो राजस्थान और गुजरात की एक संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान का जो हिस्सा है वो 45% है, और गुजरात का जो हिस्सा है इसके अंदर 55%। कितना, 55%। यानी कि गुजरात का जो हिस्सा है ये ज्यादा है 55%, और राजस्थान का हिस्सा है इसमें कम है 45%। आगे अपन बात करें कि जलोढ़ मृदा राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान में पाई जाती है। तो जो जलोढ़ मृदा है पश्चिमी मरुस्थल में नहीं, यहां तो रेतीली और बलुई मिट्टी देखने को मिलती है। तो ये जलोढ़ मृदा है जहां नदियों द्वारा लाए गए अवसादों का जमाव किया जाता है, वहां देखने को मिलती है। तो ये राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में देखने को मिलती है। ठीक है, पहला ऑप्शन जो पहला अपना कथन है ये गलत हो गया। इस मिट्टी में नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में है, बिल्कुल ये बात तो सही है, लेकिन पोटास और लोह तत्व की कमी होती है। तो इसमें जो पोटास और लोह तत्व की जो कमी है, इसमें कमी नहीं है, पोटास की अधिकता पाई जाती है जलोढ़ मृदा के अंदर। तो ये दोनों ही कथन क्या है, गलत हैं। तो पहला कथन और दूसरा कथन, कथन 1 और कथन 2 दोनों ही क्या है, गलत हैं। तो आंसर हो जाएगा इसमें 1 नंबर। आगे अपन बात करें कि राजस्थान में मार्बल डंपिंग यार्ड कहां है। तो जो मार्बल डंपिंग यार्ड है ये किशनगढ़ के अंदर है। कहां है, किशनगढ़, अजमेर के अंदर। राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु वाणिज्य के वाहन स्वरोजगार योजना को कब अधिसूचित किया गया। तो अधिसूचना इसकी जो जारी की गई थी ये 11 अक्टूबर 2022 को, 11 अक्टूबर 2022 को अधिसूचना जारी की गई थी। लेकिन 1 दिसंबर 2022 को उद्योग मंत्री, उस समय जो तत्कालीन उद्योग मंत्री थी शकुंतला रावत, उन्होंने 1 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया था। लेकिन अधिसूचित किया गया था कब, 11 अक्टूबर 2022 को। यह चीज याद रखना है। राजस्थान की वह नदी जो अरब सागर में गिरती है। तो राजस्थान की वह नदी जो अरब सागर में गिरती है, तो जो बनास नदी और चंबल नदी है तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहां, बंगाल की खाड़ी में। लेकिन ये जो कांतली नदी है ये आंतरिक अपवाह क्षेत्र है, आंतरिक अपवाह क्षेत्र। तो इसमें से एक ही ऑप्शन बचता है अपने पास में, कौन सा, लूनी का। तो जो लूनी नदी है ये अरब सागर में गिरती है। तो आज जो अपने क्वेश्चन थे अभी राजस्थान ज्योग्राफी के, अपन ने जो प्रथम पारी में जो पेपर हुआ था, जो राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उनकी अपन ने बात की है। अब आगे अपन बात करें हिस्ट्री और कला एवं संस्कृति की। तो आगे अपन देखें कि जैसा कि राजस्थान के प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित है कि राजस्थान का वह किला जहां युद्ध की योजना और रणनीति बनाने में निपुण सैनिक रहते थे उसे कहा जाता था। तो यानी कि सैनिक रहते थे उसे सैन्य दुर्ग कहते थे। क्या कहते थे, सैन्य दुर्ग कहते थे। आगे अपन बात करें
कि राजस्थान में जो थेवा कला है निम्न में किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो थेवा कला है ये प्रतापगढ़ से संबंधित है। कहां? प्रतापगढ़ से संबंधित है। राजस्थान के कोटा, बूंदी और झालावाड़ क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है वह है, तो वह हाड़ौती बोली है। कौन सी बोली है? हाड़ौती बोली है। आगे अपन बात करें कि बिछियों, लालर, नोखिला और शिखर राजस्थान के क्या है? तो ये लालर से अगर अपन ध्यान में हो तो ये क्या है? लोकगीत। बाकी तो भाई चलो ठीक है, नाम नहीं सुन रखा आप लोगों ने, लेकिन लालर ठीक है, उस समय जब होली के समय गीत गाते हैं लालर वाला, तो ये क्या है? एक लोकगीत है। फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है? तो यह है भीलवाड़ा से संबंधित है। किससे संबंधित है? भीलवाड़ा से। तो इसका आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। आगे अपन बात करें कि राजस्थान के भीलों और गोविंद गुरु के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है अपने को। किसका? असत्य कथन का। तो पहला है कि उन्होंने हिंदू धर्म में बनाए रखने के लिए भगत आंदोलन शुरू किया। तो ये बात भी सही है, तो उन्होंने भगत आंदोलन शुरू किया था। अंग्रेजों को लगा कि वह गोविंद गुरु द्वारा चलाए गए इस सामाजिक सुधार आंदोलन का उद्देश्य भील राज्य का निर्माण है। तो भील राज्य का निर्माण नहीं था। ठीक है, तो ये अपना इसमें असत्य कथन पूछा है, तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर। उन्होंने समसभा की मासिक बैठकें मानगढ़ पहाड़ी पर आयोजित की। ये बात भी सही है। गोविंद गुरु ने राजस्थान के भीलों के सामाजिक और नैतिक उत्थान के लिए समसभा की स्थापना की। तो ये बात तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों को आभूषणों के साथ दफनाते थे? तो आभूषणों के साथ दफनाते थे आहार सभ्यता के साथ। ठीक है, इसे आयड़ सभ्यता भी कहते हैं। आयड़ सभ्यता। ठीक है, ये आयड़ या अपन जो बेड़च नदी है उसकी अवस्थिति की है, जो आयड़ और बेड़च नदी के किनारे। आगे अपन बात करें कि कपूर चंद कुलिस किस समाचार पत्र के संस्थापक थे? तो जो कपूर चंद कुलिस हैं ये राजस्थान पत्रिका के, किसके? राजस्थान पत्रिका के संस्थापक। इन्होंने 1956 में राजस्थान पत्रिका की शुरुआत की थी। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है ये जयपुर के अंदर है, इसका मुख्यालय। आगे अपन बात करें कि अपना जो ये क्वेश्चन थे ये राजस्थान की इतिहास और कला संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन थे। आगे अपन बात करते हैं भूगोल की, और भूगोल में भारत का जो भूगोल है उन क्वेश्चनों की बात करते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो सबसे अधिक जो संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। कहां? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। आगे अपन बात करें कि नामचा बरवा शिखर हिमालय के निम्नलिखित में किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो ये नामचा बरवा है ये अरुणाचल प्रदेश जो हिमालय है वहां पर स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल हिमालय। आगे अपन बात करें कि पंगोंग तसो झील हिमालय के निम्नलिखित में से किस उपखंड में पाई जाती है? तो जो पंगोंग तसो झील है, थोड़े दिन पहले अखबार में भी इसकी चर्चा हो रखी थी, ये कश्मीर और लद्दाख जो उत्तरी पश्चिमी हिमालय है अपना वहां है। ठीक है, आगे अपन बात करें कि हिमालय यू टैक्सिस वोलिचियाना क्या है? तो ये जो हिमालय यू टैक्सिस वोलिचियाना है एक औषधीय वृक्ष है। क्या है? एक औषधीय वृक्ष है। नेक्स्ट की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? तो जो विभ्रंश घाटी में बहने वाली जो नदी है ये नर्मदा नदी है। तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। आगे अपन बात करें कि राष्ट्रीय उद्यान तथा राज्य के बेमेल जोड़े का चयन करना। अपने को एक तरफ जो राष्ट्रीय उद्यान दे रखा है, एक तरफ इसकी अवस्थिति की दे रखी है, और अपने को बेमेल बताना है। तो जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये राजस्थान के अंदर है, ये बात सही है। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये असम में, ये बात भी सही है, ये भी सही है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में है। लेकिन ये जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये तमिलनाडु में नहीं, मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु। तमिलनाडु में नहीं, कहां है? मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। आगे अपन बात करें कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो अंतरिक्ष केंद्र स्थित है ये कहां है? तो विक्रम साराभाई स्पेस तिरुवनंतपुरम में है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर तिरुवनंतपुरम। तो दोस्तों ये अपने कुछ जो क्वेश्चन थे जो राजस्थान की ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन थे उनकी बात की अपन ने, और
कला एवं संस्कृति और इतिहास के रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उनकी बात की अपन ने, जो भारत के भूगोल था उसकी बात की अपन ने, जो 5-4 क्वेश्चन आ रखे थे शिफ्ट पहली पारी के अंदर जो पेपर लगा था अपना, तो अपन ने ये कम से कम 30-35 क्वेश्चनों की अपन ने बात की, तो इसका एकदम सटीक सही आंसर है, इनमें कोई भी गलत नहीं है, जो भी मैंने आपको बताया ये एकदम सटीक है। ठीक है, तो अब मैं आगे, मेरे जो सहपाठी हैं अंकित जी सर हैं, जो आपको आगे की जो पॉलिटी की है, इसमें जो आगे के जो क्वेश्चन है उनकी बात करेंगे, पॉलिटी, कंप्यूटर साइंस, तो आगे जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी बात करेंगे अपने अंकित सर। आइए सर। तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आपका पेपर अच्छा हुआ होगा और सर जैसे चर्चा कर रहे थे क्वेश्चन के आंसर आप मिला रहे होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके हो रहे होंगे। इसी की संदर्भ में हम आगे बात करते हैं, पॉलिटी के जो क्वेश्चन आए हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। भारत में 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव कितने चरणों में होते? कितने चरणों में होते? 7 चरणों में होते। कितने चरणों में होते? 7 चरणों में, है ना। योजना आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में होती है? देखो, योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और योजना पहले नीति योजना आयोग के आधार पर नीति आयोग लागू हुआ है, और इसके जो अध्यक्षता होती है वो किसके नेतृत्व में होती है? प्रधानमंत्री, है ना। तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा, क्योंकि नीति योजना आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं आपके, है ना। राज्य मानवाधिकार आयोग का कौन सा कार्य नहीं है? तो देखो, राज्य मानवाधिकार का कार्य पूछा है तो मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों को हतोत्साहित करना, देखते हैं, लग तो नहीं रहा है। जेलों का दौरा करना और कैदियों की जीवन स्थिति का अध्ययन करना, बिल्कुल सही बात है भाई। ये क्या करता है कि जो कैदी वगैरह होते हैं उनको वहां जाकर उनकी जीवन स्थिति है उनके बारे में भी ये जानकारी देते हैं। लोगों के बीच मानवाधिकार साक्षरता का प्रसार करना, बिल्कुल सही बात है। मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करना और बढ़ावा देना, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर जो गलत बात है वो कौन सी हो जाएगी आपकी? ये हो जाएगी, क्योंकि जो भी गैर सरकारी संगठन है जो मानवाधिकार क्षेत्रों को क्या करते हैं, मानवाधिकारों का जो संरक्षण कर रहे हैं, उनको हतोत्साहित करना थोड़ी ना इसका काम है, उनको तो प्रोत्साहन देना इनका काम होता है ना। तो ये बिल्कुल गलत, जो हतोत्साहित नाम है ना, इस कारण से ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर नहीं पूछा है, नहीं पूछा है, ये ध्यान में रखना आपको, है ना। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो किस ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? तो आपको पता होना चाहिए, जो 73वां संविधान संशोधन था वो किससे था? पंचायती राज से संबंधित था, और पंचायती राज के अंतर्गत भी कौन आता है? ग्राम सभा आती है। और जो 74वां संविधान संशोधन है, ये 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये 74वां संविधान संशोधन जो है ये किससे आता है आपका? तो यह आपका आता है जो नगर परिषद है, इससे संबंधित है ना, स्थानीय निकाय से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया? देखो, प्रस्तावना में निम्न 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो शब्द है, ये किस संविधान संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो इसमें और तो दे नहीं रखा, अखंडता दे रखा है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अखंडता जो शब्द है ये 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में जोड़े गए थे, है ना। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है? मौलिक अधिकार जो व्यक्ति को प्रदान किए गए हैं उनका उल्लंघन पूछ रहा है। तो मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना, क्या यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है? तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नागरिकों को क्या है? उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, जबकि ये क्या बोल रहा है? तो ये तो गलत हो जाएगा ना। आगे और देख लेते हैं। रात 9 बजे के बाद लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाना सही है। भाषण देना, तंबाकू उत्पाद पर प्रतिषेध लगाना, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही, क्योंकि उल्लंघन कौन कर रहा है? यही तो कर रहा है। देखो, जो एक मजदूर है वो मजदूरी कर रहा है, वो जितना काम कर रहा है उसको उसके बदले में जो इतना काम किया है उसका उतना वेतन तो मिलना ही चाहिए ना। तो ये क्या हो जाएगा? मजदूरी न देना। अब यहाँ पर नहीं न होता ना, तो ये आंसर क्या होता? अपना सही होता, क्योंकि ये भी सही में होता, लेकिन न आने के कारण ये क्या होगा? गलत हो गया, है ना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस व्याख्यान से शुरू होती है? तो हम पढ़ते आए हैं कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक समाजवादी
तो यहाँ पर क्या नाम हो जाएगा, हम भारत के लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम भारत के लोग। बहुत इजी सा प्रश्न पूछा है ना। चलो 1983 में सभी क्षेत्रों में केंद्र राज्य संबंधों की जांच और समीक्षा करने और उचित परिवर्तनों की सिफारिश करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग का गठन किया गया है, नियुक्ति की गई। तो ये सरकारिया जो आयोग है, इस सरकारी आयोग का क्या किया गया था, गठन किया गया था। कब की बात है, 1983 की बात है। कब की बात है, 1983 की। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरकारी आयोग। सही हो रहे हैं क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा ना। राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं, इस अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है भाई, आप राज्यपाल जो है, राज्यपाल के द्वारा क्या की जाती है, इसकी नियुक्ति की जाती है। और लेकिन हटा ये नहीं सकते हैं ना, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। जब बाकी चीजें हम क्लासों में देखेंगे, लेकिन नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है, तो राज्य का जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रियंतर पर कार्य करता है। जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार का देखो, केंद्र सरकार में राष्ट्रपति जो होता है नाम मात्र का होता है, लेकिन वही क्या करता है कि राज्यपाल जो होते हैं राज्यों में, उनको नियुक्त करता है। तो एक प्रकार से जो राज्यपाल है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, वो केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है। तो जो राज्यपाल है, उस राज्यपाल को कौन हटा सकता है, उसकी नियुक्ति भी कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राष्ट्रपति हटा सकता है, क्योंकि इसके प्रसाद पर्यंत काम करता है। राष्ट्रपति जब चाहे बिना किसी कारण बताए राज्यपाल को क्या कर सकता है, हटा सकता है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, कारण बताने की भी आवश्यकता नहीं है। किसने 2 अक्टूबर 1959 किसने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के गांव भी आता है, बगदरी गांव आता है ना, तो ये ध्यान में रखना। नागौर राजस्थान में पंचायती राज की आधुनिक त्रिस्तरीय प्रणाली का उद्घाटन किया था, तो वो नाम आते हैं आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन आते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने थे। इन्होंने ही 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव में पंचायती राज की क्या की थी, शुरुआत की उद्घाटन किया गया था त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली का ना। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का विचार निहित है, तो किस में विचार निहित है, तो यह आ जाएगा आपका किसमें, राज्य की नीति निर्देशक जो सिद्धांत है, इन नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या कहा गया है कि राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए इसमें क्या किया गया है, इनको जोड़ा गया है। किसको, नीति निर्देशक तत्वों को, है ना। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था, ये अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। कब हुआ था, अप्रैल 1994 को क्या हुआ था, ये लागू हुआ था। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं हिंदी की। जो पॉलिटी की जो क्वेश्चन है, पॉलिटी के क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए हैं जो भी आपकी सीईटी में पूछे गए हैं। अब हिंदी की बात करते हैं। पॉलिटी की जो क्वेश्चन आपके कितने सही है, आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपका पेपर जो है कैसा गया है ना। हिंदी की बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखो आपको सुमेलित करना है, शब्द दिया है उसका विपरीत शब्द आपसे पूछा गया है। तो देखो जिसमें आप इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको जो प्रश्न आ रहा है, जो शब्द आपको पता है, उसी शब्द को क्या करना है, आपको सबसे पहले मिलान करना है। तो देखो तिक्त जो है, इस तिक्त का मतलब क्या होता है, तीखा, है ना। और तिक्त का जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा, मधुर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि सी में 1 है क्या, तो सी में यहाँ पर 1 देखें तो इसमें तो नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। बाकी 3 बच रहे हैं अभी। तो देखो उसके बाद में जो है उद्धर्वय, इस उद्धर्वय का क्या हो जाएगा, अद होगा। क्या हो जाएगा, अद। तो ये देखो 1 में 2 है क्या, तो ये रहा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा। इस प्रकार से आपको क्या करना है, प्रश्नों का मिलान करना है, जिससे आपकी टाइम की भी क्या होगी, बचत होगी, और आपका जो आंसर है वो भी गलत होने की संभावना न के बराबर होगी, है ना। धीरे धीरे में कौन सा समास है, देखो धीरे धीरे में कौन सा समास है, तो इसमें अविभाव समास है। कौन सा समास है, अविभाव समास है ना। धीरे धीरे में आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। समास को आप जब पढ़ते हो तो समास के जो भेद हैं, इन भेदों में आप ज्यादा डिटेल में जाओगे तो आपको जैसे पूरे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते हुए आपको ये पता चल जाएगा लास्ट में कि लास्ट में जो भी कोई शब्द आएगा वो शब्द किस समास का है, तो आप डायरेक्टली आंसर कर पाओगे ना। तो ये धीरे धीरे किसका है, अविभाव समास का है। जिसके समान दूसरा नहीं है वो तो अद्वितीय हो गएगा, अपने आप में भी क्या है, अद्वितीय। कहते हैं ना कि तू तो अलग ही है इस दुनिया से, तेरे जैसा तो कोई और है ही नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अद्वितीय। निम्नलिखित में से अशुद्ध जो लिखित वाक्य वो कौन सा है, जल्दी वापस लौट कर आना, मैं प्रातः काल घूमने जाता हूं,
वह वहां से चल दिया, कृपया यहां बैठिए। तो देखो मैं जल्दी वापस लौटकर आना, इसमें आपको थोड़ा सा अलग नहीं लग रहा? जल्दी लौटकर आना ऐसे भी हो सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी वापस लौटकर आना। ये क्वेश्चन क्या, या जो वाक्य ये क्या है? अशुद्ध है, क्योंकि इसको इस प्रकार से भी लिखा जाता था कि जल्दी लौटकर आना। ठीक है ना। अनेकार्थी शब्द पतंग का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। देखो पतंग का अर्थ नहीं है तो क्या नहीं है पतंग का अर्थ? सूर्य हो सकता है, पतंगा हो सकता है, पक्षी हो सकता है, लेकिन बादल जो है ये बादल इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है ना। क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय कहलाते हैं। क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं प्रत्यय? जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई। क्रिया के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं उसको बोलते हैं कृदंत। क्या बोलते हैं? कृदंत बोलते हैं ना। निम्नलिखित में से अन्य जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो कौन सा है? तो देखो मैं, तुम और अन्य जो हो गया वो कौन हो गया? वे या वह। तो ये क्या हो जाएगा? वे। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? वे। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है। देखो जातिवाचक संज्ञा जिसमें बहुत सारी जातियों की क्या हो समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे विद्वान है, गांव है, सती है, ठगी। तो ये ठगी जो है ना ये जातिवाचक क्या है? संज्ञा नहीं है। जैसे सती में तो बहुत सारी, जैसे गांव में बहुत सारे गांव, हम ऐसे बोलते हैं ना वो गांव, एक गांव का नाम ले तो वो गांव। गांव मतलब बहुत सारे गांवों का समूह होता है। वैसे विद्वानों में तो बहुत सारे, जैसे आप सारे विद्वान ही हो तो विद्वान एक का नाम ले भाई ये विद्वान, तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन जातिवाचक ये सारे जातिवाचक में आते हैं सिर्फ ठगी को छोड़कर, है ना। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो राम रोटी खाता है, इसमें क्रिया पूछी है कि आपसे कौन सी क्रिया है? तो देखो क्रिया जो है वेदांत पढ़ाता है, शिक्षक विद्यार्थी से किताब पढ़वाता है, वह लड़का चल बसा। तो जो शिक्षक है वो विद्यार्थी से किताब पढ़वा रहा है, खुद नहीं पढ़ रहा। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई? इसमें हो जाएगा आपका जो है ये सकर्मक क्रिया। शिक्षक सी, एक सेकेंड, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2। निम्नलिखित में से जलद जलज शब्द युग्म है। देखो जलद जो है वो जलद तो किसके लिए प्रयोग हुआ है? बादल के लिए। बादल का विलोम क्या होता है? और ये जलज जो है कमल के लिए। कमल किस में खिलता है? जल में खिलता है, कीचड़ में खिलता है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बादल और कमल, है ना। 8 वार न्यो त्योहार लोकोक्ति का अर्थ है तो क्या होता है? मौज मस्ती से जीवन बिताना। इस लोकोक्ति का जो अर्थ होगा वो क्या होगा? मौज मस्ती से जीवन बिताना। ठीक है ना। कारेली पत्तर में अधोलेख में प्रयुक्त होने वाला शब्द है बहुदीय, श्रीमान, महोदय, सेवा में। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुदीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुदीय। क्योंकि अधोलिखित में प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है कारेली पत्तर की बात की है तो क्या हो जाएगा? बहुदीय हो जाएगा। समान सूचक शब्द है ना। पके हुए अन्न की भिक्षा इस वाक्य के लिए एक शब्द है। पके हुए अन्न की भिक्षा इस वाक्य के लिए एक शब्द है तो मधुकरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मधुकरी। ठीक है ना। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। देखो शुद्ध आपसे ये पूछा है कि कौन सा जो शब्द है वो सही लिखा गया है। तो चतुर्थ सही लिखा गया है क्या? नहीं लिखा गया। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। पैतृक ऐसे नहीं लिखा जाता, पै के नीचे रहते हैं। और तो ये शब्द हो जाएगा विस्मरण। जो विस्मरण है ये विस्मरण क्या होगा? आपका सही शब्द हो जाएगा ना। शब्द व उसके पर्यायवाची बेमेल जोड़े का चयन कीजिए। तो कौन सा बेमेल जोड़ा है? ये देखिए, आनंद का वासव, रमा का लक्ष्मी, वायु शका का कृषाणु, आम्र का रसाल। तो इसमें राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? आनंद का वासव। ये क्या है? बेमेल जोड़ा है ना, ये सही नहीं है। पारिभाषिक शब्द वैलिड। तो देखो वैलिड का क्या होता है? विधि होता है, यानी विधि मान्य, विधि के अनुसार जो सही होता है उसे क्या बोलते हैं? वैलिड होता है। अवैलिड जो होता है, अवैध जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो ये हो जाएगा विधि मान्य, वैलिड। और इनवैलिड जो होता है वो क्या हो जाएगा? अवैध हो जाएगा ना। अपितु शब्द में निहित उपसर्ग है। तो अपितु शब्द, देखो उपसर्ग जो होते हैं वो उपसर्ग और प्रत्यय में क्या होता है? अंतर होता है। उपसर्ग तो क्या होते हैं? पहले लगते हैं अक्षर के, और प्रत्यय जो है वो अक्षर के अंत में लगते हैं। किसी शब्द के अंत में लगने वाले शब्द तो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। और किसी शब्द के पहले लगने वाले जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं।
तो इसमें अपितु में क्या हो जाएगा, अपी होगा, क्या हो जाएगा, अपी जो उपसर्ग है वो निहित है ना। अन्वीक्षण में प्रयुक्त स्वर संधि है, तो कौन सी स्वर संधि है भाई इसमें, तो इसमें आपकी यण संधि है। कौन सी संधि है, यण संधि। अन्वीक्षण में, अन्वीक्षण में कौन सी संधि है, यण संधि है ना। निम्नलिखित में से किस में स्वर संधि नहीं है, तो किस में स्वर संधि नहीं है भाई, भवन है, नायिका है, शब्द है, और आपके एक दे रखा है मते के। तो इसमें शब्द जो है, इस शब्द में स्वर संधि नहीं है ना, ये चीज भी आपको नहीं है पूछा है। देखो यहाँ पर नहीं है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, तो ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना है ना। काल के आधार पर क्रिया के कितने मुख्य भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल कितने काल होते हैं, 3 काल होते हैं। सबको ही पता आपको है ना, इतने होशियार तो हैं आप, तभी तो आप सीटी के पेपर देके आए। अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर में जो आए हुए प्रश्न है उनकी हम बात कर लेते हैं ना। एमएस ऑफिस में प्रिंट के लिए, देखो प्रिंट के लिए जो है वो कंट्रोल प्लस क्या होती है, पी होती है। क्या होती है, कंट्रोल प्लस पी होती है ना। तो यहां पर दे रखा है आपको कंट्रोल प्लस पी, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा। एमएस पावर पॉइंट में फ्लाई इन क्या है, तो फ्लाई इन जो है वो एनिमेशन जो इफेक्ट है इसी के लिए प्रयोग होता है। कौन सा, फ्लाई, ये जो फ्लाई इन है ये किसके लिए, एनिमेशन इफेक्ट के लिए प्रयोग होता है ना। फ्लॉपी डिस्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखो आपसे सत्य पूछा है, वो भी किसके बारे में, फ्लॉपी डिस्क, जो कंप्यूटर की क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, उसी की बात करते हैं ना। डेटा को केवल तभी पढ़ा या लिखा जा सकता है जब राइट प्रोटेक्ट नोच बंद या ढका हुआ हो। फ्लॉपी डिस्क माइलर प्लास्टिक से बनी होती है। माइलर प्लास्टिक की सतह लोहे ऑक्साइड यानी से लेपित होती है, और कुछ संस्करण में केवल 1.44 MB ही संग्रहित किया जा सकता है। तो यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा भैया ना। चलो ठीक है, बाकी ये 3 चीजें तो आपको सही बता रखी है भाई। ये क्या होती है, एक इसके ऊपर एक चुंबकीय पदार्थ का लेपन किया जाता है, और ये जो है 1.44 MB की भी होती है। लेकिन ये जो चीज है ये आपकी गलत दे रखी है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इंटीग्रेटेड सर्किट, देखो हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की जनरेशन से। कंप्यूटर की जनरेशन की बात करें तो कंप्यूटर की जो जनरेशन है वो मुख्य रूप से 5 जनरेशन बनी है, और ये 5वीं जनरेशन का जो मुख्य कार्य है वो एआई है। एआई का पूरा नाम क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। और इस जो 5वीं जनरेशन बनी, देखो इसमें पहली जनरेशन जो बनी उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, दूसरी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, और तीसरी में आईसी का प्रयोग किया गया। आईसी का जो पूरा नाम होता है वो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, जो किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। और भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है, सिलिकॉन वैली के नाम से। तो ये बेंगलुरु को जाना जाता है ना, ये चीज भी ध्यान रखना। तो तृतीय जनरेशन में आईसी का प्रयोग हुआ इंटीग्रेटेड सर्किट का, है ना, कंप्यूटर के अंदर। पहले में वैक्यूम ट्यूब का। अब जो आने वाला क्वेश्चन है, अगली जो शिफ्ट है, इसमें आपको ये पूछ लेगा कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ, ट्रांजिस्टर का। तीसरी में किसका हुआ, तो आईसी का। पहले में किसका हुआ, वैक्यूम ट्यूब और वॉल्स का हुआ। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी इंटेल कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित पहले माइक्रो प्रोसेसर की ट्रांजिस्टर क्षमता है, तो ये 2300 है। कितनी है, 2300 है ना, ये चीज भी आपको ध्यान रखना। और पहला जो माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किया गया था वो इंटेल के द्वारा किया गया था, और वो माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, इंटेल 4004 था। तो राइट आंसर यहां पर 2300 हो जाएगा ना। एक्सेल का निम्न में से कौन सा कमांड आपको अगली वर्क बुक विंडो पर ले जाएगा, तो कौन सा है आपका, ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 या टेब की का प्रयोग करोगे तो आप क्या है कि आप वर्क बुक की जो अगली स्लाइड है उस पे आप क्या करोगे, पहुंच जाओगे ना। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस अधिकतम मात्रा में डाटा स्टोर कर सकता है, तो कंप्यूटर में सबसे ज्यादा कौन कर सकता है, हार्ड डिस्क, है ना। कौन, हार्ड डिस्क सबसे ज्यादा। और ये सेकेंडरी मेमोरी भी है। कौन सी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी ये है, ठीक है ना, हार्ड डिस्क।
एक्सेल में वर्तनी जांच के लिए देखो, एक्सेल में जो वर्तनी जांच के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं? F7 की का। कौन सी की का? इसको बोलते हैं फंक्शन की। कौन सी की? फंक्शन कीज होती है। इनकी संख्या होती है F से लेकर F12 तक। टोटल कितने कीज होती है? 12 कीज होती है F1 से लेकर F12 तक। और इसका जो ये कौन सी है? F7 से हम वर्तनी की जांच करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन स्प्रेडशीट में वर्तमान सिस्टम दिनांक प्रदर्शित करता है? तो कौन सा करता है भैया? ये आपका टुडे जो ये कोष्टक दे रखा है ना, ये करता है ना। इसका आप प्रयोग करोगे तो वर्तमान जो आपकी डेट है, दिनांक है, वो प्रदर्शित करने के लिए आपके सामने फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा करेक्टर फॉर्मेटिंग वर्ड प्रोसेसिंग टूल नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? तो आपका जो रेखांकन है, ये रेखांकन नहीं है, बाकी तो सारे के सारे आपके हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है ना, क्वेश्चन आप मिला लेना। अब हम बात करेंगे साइंस की। तो साइंस में हम हमारे अपनी जो अपनी फैकल्टी अगली जो सर है पुनिया जी सर, उन पुनिया जी सर को बुलाना चाहेंगे। सर आओ और यहाँ पर ये आगे वाले क्वेश्चन आप करवाओ। आइए सर। नमस्कार दोस्तों। आज आपका सीईटी का फर्स्ट पारी का पेपर था और उसका पेपर सॉल्यूशन अपना चल रहा है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब की हमने बात कर ली है। अब हम चर्चा करेंगे साइंस पे। देखो, हम साइंस में आपका वक्त ज़ाया नहीं करते हुए फटाफट हम इसके आंसर को लेंगे, क्योंकि व्याख्या है वो हम जैसे ही ये पेपर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में संपूर्ण एक क्लास लगाई जाएगी, उसके द्वारा हम इसकी व्याख्या करवा देंगे। तो आइए अपने क्वेश्चन पे कि किसने रक्त को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया था। तो देखो, रक्त को वर्गीकृत किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट की मैं बात करूं कि निम्नलिखित में से मां के दूध में कौन सा एंटीबॉडी प्रतिरक्षी अधिकता में पाया जाता है? तो इसमें आया है IgD, IgC, IgA, IgAm और IgA। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? IgA। ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि देखो, सूची 1 को सूची 2 से मिला रहा है कि यहाँ इस तरफ रोग दे रखे हैं और इसमें दे रखे हैं रोग के लक्षण। तो इसमें ऑप्शन नंबर अपना 4 हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इसमें 4 हो जाएगा। जैसे कि पेलाग्रा है, यह जीभ और त्वचा से संबंधित है। इसके बाद में बेरी रोग है, यह मांसपेशियों से संबंधित है। इसके बाद में स्कर्वी रोग है जो अपने मसूड़ों से संबंधित है। और इसके बाद में जो 4 नंबर का ऑप्शन है, यह स्मृति में क्षय से संबंधित अर्थात क्षय में कमी से संबंधित है। और स्कर्वी का मतलब है कि जैसे दांतों में खून आना, यह या मसूड़ों में सूजन आना किस रोग का लक्षण है? यह स्कर्वी रोग का लक्षण है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि एक समतल दर्पण पर प्रकाश की एक किरण उसकी सतह के अभितन या आपतित होती है, उसके आपतन कोण और परावर्तन कोण में कोण होंगे। तो देखो, इसमें कोण पूछ रहा है। तो जैसे हम बात करें कि जैसे मान लो ये कोई सतह है और इस सतह पर सूर्य की प्रकाश कोण या सूर्य का प्रकाश एकदम 90 डिग्री के कोण पे आ रहा है, तो जो परावर्तन कोण होगी वो वापस होगी। तो इसमें जो कोण बनेगा वह 0 डिग्री का कोण होगा। कितना कोण होगा? 0 डिग्री का कोण होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि 2 सर्वसम प्रिज्म P1 और P2 को इस तरह से रखा जाता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जैसे ये 2 प्रिज्म हैं, एक संकीर्ण श्वेत प्रकाश का किरण पुंज कांच के प्रिज्म P1 पर आपतित किया जाता है। इसके बाद में देखो, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, प्रिज्म 1 की निगृत किरण पुंज प्रिज्म 2 पर पड़ती है। प्रिज्म 2 की परिमणी किरण पुंज जो पर्दे पर पड़ती है उसमें होता है। तो देखो, इसकी हम बात करें तो पर्दे पर नीचे से ऊपर प्रकाश का स्पेक्ट्रम YGOR में के रूप में होता है। इसके बाद में पर्दे पर श्वेत प्रकाश का किरण पुंज होता है। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्दे पर श्वेत प्रकाश का किरण पुंज होता है। इसके बाद में नेक्स्ट की मैं बात करूं कि आनुवांशिक कूट जेनेटिक कोड के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो इसमें से गलत कथन की हम बात करें तो गलत खत्म हो जाएगा अपना AUG केवल आरंभकर्ता कोडोन के रूप में कार्य करता है, इसका अन्य कोई कार्य नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट आंसर।
नेक्स्ट की हम बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन्स बेस क्षारक डीएनए का घटक नहीं है। तो देखो डीएनए का घटक नहीं है, उसकी हम बात करें तो ये हो जाएगा यूरेसिल डीएनए का घटक नहीं है। इसके बाद में मैं बात करूं कि एथेनाइक अम्ल कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके बनाता है, तो इसमें मैं बात करूं तो इसका जो राइट आंसर होगा केवल लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ क्रिया करके बनाता है। तो देखो दोस्तों, आपको यह आंसर भी लगाने हैं, सटीक आंसर की है। इसके साथ साथ आप लोगों को कमेंट करना है कि आप लोगों के कितने परसेंट इस सीईटी की फर्स्ट पारी के पेपर में बन रहे हैं, जिसे 6 पेपरों का आकलन लगाया जा सके कि कौन सा पेपर हार्ड था, कौन सा इजी था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि कार्बन का वह गुण जो लंबी श्रृंखलाएं बनाने के लिए उत्तरदायी है वह कहलाता है। तो इसकी हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 है, वह केटिनेशन श्रृंखला है। यह क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि तनु जलीय NaCl विलय का विद्युत अपघटन 20 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित करके किया गया है। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस के 0.02 मोल को मुक्त करने के लिए लगने वाला आवश्यक समय है क्या होगा। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो 19.3 × 10⁴ S क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि वायु के आधिक्य की मौजूदगी में सल्फाइड अयस्कों को गर्म करने की क्रिया कहलाती है। तो किस नाम से जानी जाती है, यह भ्रजन या रोस्टिंग, किस नाम से जानी जाती है, भ्रजन या रोस्टिंग के नाम से जानी जाती है। इसके बाद में एनोडीकरण क्या है, तो एनोडीकरण क्या है इसकी हम चर्चा करें तो धातु सतह पर मोटी ऑक्साइड की परत निर्मित करना क्या कहलाती है, एनोडीकरण कहलाती है। इसके बाद में नेक्स्ट की हम बात करें कि 3 तत्वों A, B, C के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमशः A बराबर क्या है 2, 8, B बराबर क्या है 2, 8, 7, इसके बाद में C बराबर क्या है 2, 8, 2 हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसकी बात हम करें तो 3 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा सही, क्या होगा कि B एक अधातु है और C एक धातु है। तो ये अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि दी गई अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा अवक्षेप है। तो देखो इसकी हम बात करें तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा BaSO4 अर्थात कोष्टक में S, ये अपना राइट आंसर होगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा 4 अर्थात A में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसके बाद में B में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसके बाद में C में 3 आ जाएगा और इसके बाद में D में क्या आ जाएगा 2। तो ये अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट की हम बात करें कि एक अच्छे बीज के वास्तविक मान के परिकलन के लिए उपयोग की जाने वाली विधि को चुनिए। तो इसका देखो इस प्रश्न में पेपर में है क्या ये प्रश्न, तो देखो इसका राइट आंसर का पता नहीं है तो इसका हम कमेंट में आप क्वेश्चन डाल देना, इसका राइट आंसर बता देंगे। इस प्रश्न में क्या है थोड़ा डाउट है। इसके बाद में हम बात करें कि मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए विपरीत विशेषांकों और गुणों के गलत मेल वाले संयोजक को चुनिए। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का आंसर अपना राइट हो जाएगा, फली का रंग सफेद या पीला। इसके बाद में नेक्स्ट की मैं बात करूं कि एक सक्रिय जैव अणु जिसका प्रयोग अंग प्रतिरोपण में प्रतिरक्षा निरोधक कारक के रूप में रोगियों में किया जाता है, इसका उत्पादक एक कवक से किया जाता है। तो देखो इसके राइट आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साइक्लोरोस्पोरिन ए, साइक्लोरोस्पोरिन ए हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट की मैं बात करूं कि पादप और उसके आर्थिक महत्व वाले भाग के गलत मेल वाले जोड़ों को चुनिए। तो देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सेंटेला एसिएटिका, क्या हो जाएगा सेंटिया एसिटिका छाल हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट की मैं बात करूं कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर
अंतरिक्ष के अंदर स्थित है। तो ये कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में है। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में है। इसके बाद में नेक्स्ट की मैं बात करूं कि एक 500 फेरों की तार की कुंडली का क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि कुंडली में 1.5 एम्पियर विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो कुंडली का चुंबकीय विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो इसके हम आंसर की बात करें तो इसमें हो जाएगा 45 एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 45 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसके बाद में नेक्स्ट की बात करूं कि जब कोर्निया स्वच्छ मंडल गोलाकार नहीं होता है तो इस प्रकार के नेत्र में दृष्टि का दोष होता है। तो देखो इसकी हम बात करें तो इसमें होता है एस्टिग्मेटिज्म, अंबिदुक्ता। क्या हो जाएगा? अंबिदुक्ता। इसके बाद में नेक्स्ट की हम बात करें तो देखो ये अपने साइंस के क्वेश्चन इतने ही थे। इसके बाद में हम बात करेंगे अब मैथ की, और मैथ के साथ साथ रीजनिंग की, और रीजनिंग के साथ साथ इंग्लिश की। तो देखो उनकी हम चर्चा करते हैं। तो हम शुरू से ही लेके चलते हैं या क्रम में हम इन क्वेश्चनों की बात कर लेंगे? क्वेश्चन दे दो मुझे, कौन कौन कितने कितने नंबर के क्वेश्चन है वो दे दो। हाँ, तो देखो हम समय जाया नहीं करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के हम 34 नंबर के क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक बार हैंग हो गया। अब हम बात करते हैं तो पहले हम रीजनिंग की बात करेंगे, और रीजनिंग का जो अपना 34 नंबर का क्वेश्चन है उसकी हम चर्चा करते हैं रीजनिंग में। तो देखो यह अपना 34 नंबर का क्वेश्चन है कि बाईं तरफ से दो शब्द के मध्य कुछ संबंध हैं। नेट गया। शब्दों के संबंध है, और यदि दाईं तरफ दोनों शब्दों के मध्य वही संबंध है तब पता लगाइए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो देखो GKLP QUVZ ये इन दोनों का आपस में संबंध है। इसी प्रकार AEFJ का संबंध किससे होगा? तो इसकी हम बात करें तो इसका संबंध होगा KOPT से। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? KOPT से इसका क्या होगा? संबंध होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 35 नंबर का। तो इस 35 नंबर के क्वेश्चन की बात करें कि ये पासे दे रखे हैं, अर्थात कागज की दी गई शेड पीछे बने हुए बॉक्स का चयन कीजिए। तो देखो ये 4 पासे दे रखे हैं और इसका संबंध इससे है, इस खाले वाली का संबंध इससे है, और इस गोल का संबंध इससे है। तो हमें ऐसा चिन्ह देखना है जिसमें दोनों चिन्ह एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि हम जब पासे का निर्माण करते हैं तो हमें उसकी एक सतह ही हमें दिखाई देती है, अर्थात 3 सतह दिखाई देती हैं। तो अगर मान लो 2 सतह एक कलर की हैं तो हमें एक सतह ही दिखाई देगी। तो इसमें 35 नंबर का जो है इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा? डी, क्योंकि इसमें 3 सतह हैं और तीनों में अलग अलग प्रकार की आकृति दर्शाई गई है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं 39 नंबर की।
तो देखो 39 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है, इसमें है दिए गए कथनों को सत्य माने यद्यपि उनमें सामान्यतः ज्ञात तथ्यों की असंगति पाई जाती है, तब नीचे दिए गए कथनों से प्रदत्त तथ्यपूर्ण निष्कर्षों का निर्माण ले। देखो कथन दे रखा है कि कोई भी पत्रिका समाचार पत्र नहीं है, कुछ समाचार पत्र पुस्तकें हैं, सभी पुस्तकें चम्मच हैं। और इसका निष्कर्ष क्या निकाल रहा है कि कुछ पत्रिकाएं पुस्तकें हैं और कुछ समाचार पत्र चम्मच हैं। तो देखो इसका अनुसरण है या इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसके बाद में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 क्वेश्चन पे आ जाइए आप रीजनिंग का। देखो 91 का क्वेश्चन है, जब मिनट की सुई 1 घंटा 25 मिनट की दूरी तय करती है तो उसके द्वारा तय की गई कोणीय दूरी क्या होगी? तो देखो कोणीय दूरी हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? 510 डिग्री। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 510 डिग्री। इसके बाद में 92वें क्वेश्चन की हम बात करें तो 92वें का जो क्वेश्चन है उसकी हम चर्चा करें कि यदि मेडिकल को एक कोड भाषा में डिमेकलिक लिखा जाता है तो COMPILE को उस कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? MOCPELI इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 98 नंबर का। 98 नंबर के क्वेश्चन की हम बात करें तो 98वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि देखो 4 खिलाड़ी A, B, C व D खेल के मैदान में इस तरह खड़े हैं कि एक के पूर्व में B, एक के दक्षिण में C और एक के उत्तर में D खड़ा है। तो B किस दिशा में खड़ा है? तो इसकी हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B, उत्तर पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा आ जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा B, उत्तर पश्चिम दिशा में। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करें 99 का क्वेश्चन। तो देखो 99 क्वेश्चन का त्रिभुजों की संख्या पूछी है तो इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या आ जाएगी? 99 में 15। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अगर मान लो यह यहां पर नहीं टच होगा तो इसका आंसर क्या होगा? 13 हो जाएगा। अगर इसको यहां पर टच माना जाता है तो 15 होंगे और इसको टच नहीं माना जाता, इसको राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आ जाओ आप, 117 क्वेश्चन। एक 117 का क्वेश्चन है कि कुछ लड़कियां एक पंक्ति में खड़ी हैं। कविता बाएं छोर से 11वें स्थान पर है और बबीता दाहिने छोर से 9वें स्थान पर है। यदि उनके स्थानों को परस्पर बदल दिया जाए तो कविता बाएं छोर से 15वें स्थान पर आ जाती है। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? तो देखो 117 क्वेश्चन में आपको लड़कियों की बात करनी है, कितनी बतानी है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 का। इसमें दे रखा है कि कुछ विद्यार्थी एक पंक्ति में एक ही दिशा में मुख करके खड़े हैं। यदि जोन का स्थान बाईं ओर से 32वां तथा दाईं ओर से 15वां है तो पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? तो देखो पंक्ति में विद्यार्थियों की जो संख्या होगी वो हो जाएगी 46। कितनी हो जाएगी? 46। इसके बाद में अगला 119 नंबर का क्वेश्चन है रीजनिंग का कि PR का पुत्र है, R एम क्यों बहने हैं, Z क्योंकि माता है और MZ का पुत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखो इसमें राइट आंसर की बात करें तो MP का क्या है? मामा है। तो अपने रीजनिंग के क्वेश्चन इतने ही थे, उनकी हमने चर्चा कर ली। अब हम बात करते हैं कि मैथ के क्वेश्चन और उसके राइट आंसर क्या होंगे। तो देखो मैथ के क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले हम करते हैं 143 क्वेश्चन की, अर्थात 143 नंबर के क्वेश्चन की। तो देखो 143 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें नीचे दी गई आकृतियों में PQR एक त्रिभुज है। QR PM के समानांतर है। यदि QR बराबर PR है तब
आरपीएम का मान क्या होगा? तो देखो इसका मान हो जाएगा 80 डिग्री। क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 80 डिग्री। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 142। तो 142 नंबर के क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो 142 क्वेश्चन है कि log 9 27 प्लस log 27 9 का मान क्या होगा? तो 142 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ए 13/6। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। इसके बाद में 141 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो देखो 141 नंबर के क्वेश्चन में 2000 कर्मचारी वाले कार्यालय में 52% स्नातक हैं, 60% कर्मचारी पुरुष हैं और 50% पुरुष कर्मचारी स्नातक हैं। कितनी महिलाएं कर्मचारी स्नातक हैं? तो इसमें कितनी कर्मचारी महिलाओं की बात कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 440। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 440। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 111 नंबर का। तो देखो 111 नंबर के क्वेश्चन की हम चर्चा करें 111 नंबर का क्वेश्चन है कि किसी राशि को जब साधारण ब्याज पर दिया जाता है तो उसमें 5 वर्षों में 50% की वृद्धि होती है। उसी दर से 15,000 रुपए का 3 वर्ष के लिए के बाद चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? तो 3 वर्ष की चक्रवर्ती ब्याज की बात कर रहा है तो इसमें आ जाएगा 4,965। चक्रवर्ती ब्याज राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4,965। इसके बाद में 110 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो देखो 110 नंबर का क्वेश्चन है यदि संख्याओं में 24, 34, 46, 48, 2x + 1, 4x + 3, 105, 110, 114, 123 को बढ़ते क्रम में या आरोही क्रम में लिखा जाता है और उसमें माध्यिका 77 है तो अक्ष का मान क्या होगा? तो देखो अक्ष के मान की बात करें तो अक्ष का मान हो जाएगा इसमें 25 राइट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट अपना मैथ का क्वेश्चन है 97 नंबर का। तो देखो 97 नंबर के क्वेश्चन की हम बात करें 97 नंबर का क्वेश्चन है एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उस घन के आयतन के बराबर है तो घन का विकर्ण ज्ञात कीजिए। इसमें घन के विकर्ण की बात कर रहा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6√3 इकाई। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 6√3 इकाई। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 96 नंबर का। 96 नंबर के क्वेश्चन की बात करें कि 96 नंबर का ए कोष्टक में 13 और 18 है, बी -5 10 है, सी -13 -8 है। इसके बाद में एम डी 5 0 को उसी क्रम में लेवे और अपना 96 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी समचतुर्भुज। किसका निर्माण करता है? समचतुर्भुज का। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 95। तो 95 की बात करें कि किसी दुकानदार ने 6 वस्तुएं 5 में खरीद कर उन्हें 6 में 4 वस्तुओं के भाव से बेच दिया। अब बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या रहा? तो इसको लाभ हो जाएगा 80%। क्या हो जाएगा? 80% का लाभ हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 94 नंबर का कि दो संख्याएं 21:26 में हैं। यदि प्रत्येक में 8 जोड़ा जाए तो नई संख्याओं का अनुपात 5:6 हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या से 2 घटाया जाए तो संख्याओं का अनुपात बताइए। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा? 4:5 क्या हो जाएगा? राइट आंसर 4:5 क्या होगा? राइट आंसर। इसके बाद में 93 का जो क्वेश्चन है तो 93 के क्वेश्चन में यदि ये दिया हुआ है अर्थात इसका मान निकालना है तो इस 93 के क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर सी अर्थात 2 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। इसके बाद में 71 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ आप। इकहत्तर नंबर का क्वेश्चन है कि यदि 2 वर्गों के विकर्णों की लंबाई का अनुपात 4:7 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो इसका अनुपात हो जाएगा 16:49। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16:49 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 70 नंबर के क्वेश्चन की बात करें कि एक
मीनार के आधार से दो बिंदुओं ए और बी, दो जो क्रमशः मीनार के आधार से एक सीधी रेखा में पी व क्यू दूरी पर हैं, से मीनार के शीर्षों के उन्नयन कोण पूरक है, तो मीनार की ऊंचाई याद करो। तो देखो रूट में पी गुणा क्यू, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। इसके बाद में आप आ जाओ 10 नंबर के क्वेश्चन में। तो देखो 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो देखो 10 नंबर का क्वेश्चन भी है कि यदि a बराबर 0.1069 तब √4a² प्लस a माइनस 4a प्लस 3a। तो देखो इस प्रश्न में भी थोड़ी सी त्रुटि है, यह प्लस में 3a क्या रह जाएगा बाहर हो जाएगा, और इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या आएगा डी 1.1069, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 9 नंबर का। तो 9 नंबर में है कि यदि कोस थीटा बराबर x बटा वाई तब √3 कोट थीटा प्लस 1 बटा टेन थीटा प्लस √3 के बराबर होगा। तो 9 नंबर के क्वेश्चन का अपना आंसर क्या हो जाएगा डी, क्या आ जाएगा डी आ जाएगा कि √x² माइनस y² बटा y, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद में 8 नंबर की क्वेश्चन की हम बात करें तो 8 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि दिया गया है कि दो समकोण त्रिभुजों में PQR एवं ABC में कोण P बराबर 25 डिग्री, कोण C बराबर 25 डिग्री, कोण Q बराबर कोण B बराबर 90 डिग्री एवं PR बराबर CA हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। तो अपना B जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो हमने मैथ, रीजनिंग और साइंस की बात कर ली, अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की भी बात हो गई अपनी। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश की हम चर्चा करें तो देखो इंग्लिश में एक तो है अपना 22 नंबर का क्वेश्चन। अब फटाफट हम क्वेश्चनों पे ही बात करते हैं, क्लास हमारी काफी लंबी हो गई। तो देखो 22 नंबर के क्वेश्चन में जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, आंसर क्या होगा ए हो जाएगा। इसके बाद में 23 नंबर के क्वेश्चन की बात करूं तो 23 नंबर के क्वेश्चन में अपना आंसर क्या हो जाएगा बी। तो 23 नंबर के क्वेश्चन में आंसर क्या होगा बी हो जाएगा। इसके बाद में 24 नंबर के क्वेश्चन की बात करूं तो 24 नंबर ये पैराग्राफ से क्वेश्चन लिया हुआ है, इसमें भी अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। इसके बाद में 25 नंबर के क्वेश्चन की बात करूं तो 25 नंबर के क्वेश्चन में अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा बी एंड डी ओनली, ए नंबर का जो ऑप्शन है अपना क्या हो जाएगा सही। इसके बाद में 26 नंबर के क्वेश्चन की मैं बात करूं तो 26 नंबर में अपना आंसर क्या हो जाएगा बी, ए बी एंड डी ओनली, ये पैराग्राफ से क्वेश्चन लिए हुए हैं। 27 नंबर के क्वेश्चन की मैं बात करूं तो 27 नंबर के क्वेश्चन में अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, ये वाला जो है ये अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद में अपना इंग्लिश का है 28 नंबर का क्वेश्चन। 28 नंबर के क्वेश्चन में अपना आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। 29 नंबर का जो क्वेश्चन है 29 नंबर के क्वेश्चन में क्या हो जाएगा सॉरी 29 नंबर का अपना इंग्लिश का नहीं है। इसके बाद में अपने इंग्लिश का क्वेश्चन है 27, बाद में 28, इसके बाद में 84 84 नंबर का क्वेश्चन है अपना इंग्लिश का। तो 84 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। वाई डिड रुद्रा टीयर द बुक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इसके बाद में 86 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो 86 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा बी, क्या आ जाएगा विथ, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 88 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम तो 88 नंबर का क्वेश्चन है 87 नंबर का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी विथ हो जाएगा। और 86 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है इस 86 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बी, इसका भी क्या हो जाएगा बी। इसके बाद में 87 नंबर में डी, 88 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें अपना आ जाएगा डी, जो 88 नंबर का क्वेश्चन है इसमें आ जाएगा डी। इसके बाद में 89 का जो अपना इंग्लिश का क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। इसके बाद में 90 नंबर का जो क्वेश्चन है इंग्लिश का इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। इसके बाद में 91 नंबर का
क्वेश्चन इंग्लिश का नहीं है। इसके बाद में इंग्लिश का क्वेश्चन है 107 नंबर का। कौन सा है? 107 नंबर का क्वेश्चन है। एक 107 नंबर का जो क्वेश्चन है इंग्लिश का, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, फॉर 6 मंथ्स। क्या हो जाएगा? फॉर 6 मंथ। इसके बाद में 108 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है बी। क्या हो जाएगा? हैव बीन डिक्लेयर्ड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैव बीन डिक्लेयर्ड। इसके बाद में 109 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ए, दी ए अक्स, अर्थात ये खालिस्तान दिए हुए हैं। इनमें से ऑप्शन में से हमें बढ़ना है कि फर्स्ट नंबर के खालिस्तान में कौन सा आएगा। तो फर्स्ट में दी, इसके बाद में ए, इसके बाद में अक्स अक्स। इसके बाद में 110 नंबर का क्वेश्चन मैथ का, इंग्लिश का नहीं है। इसके बाद में है 136 नंबर। 136 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है, एक 136 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका अपना राइट आंसर है ए। 136 में क्या है? ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। 137 नंबर का जो क्वेश्चन है इंग्लिश का, इसमें है बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। और 138 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट पारी का जो सीईटी का पेपर था, उसकी हमने चर्चा की है। देखो, हमारी टीम ना होने के कारण कुछ क्वेश्चनों के हमने डायरेक्ट आंसर बताए हैं। तो आपको इस पेपर को मिलान करना है कि आपके कितने राइट आंसर बन रहे हैं, और हमें कमेंट में बताना है कि आपकी कितनी परसेंटेज बन रही है। हमारे सीईटी का जैसे ही एग्जाम खत्म होगी, उसके बाद में इन सारे पेपरों का हम क्या करवाएंगे? एनालिसिस या सॉल्यूशन करवाएंगे। धन्यवाद।